नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में एसएससी जीडी एग्जाम 2021 में जो जीके के प्रश्न पूछे गए हैं वो रियल क्वेश्चन पेपर के साथ पूरे 25 क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास आपके एग्जाम इस बार 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। हर एक क्वेश्चन के साथ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। तो आइए आज के पहले सवाल से हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बोला गया है, निम्नलिखित में से किस वास्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है। इतना लंबा चौड़ा लिखा गया है और अल्टीमेटली आपसे क्या पूछा गया है कि दिल्ली के डिजाइन करता कौन है, यानी दिल्ली के वास्तुकार कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो एडविन लुटियंस जो है वो दिल्ली के वास्तुकार हैं, ध्यान में रखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और एडविन लुटियंस ही इंडिया गेट का भी डिजाइन तैयार किया था। इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? एडविन लुटियंस ने ही तैयार किया था। बात करते हैं इंडिया गेट की, तो इंडिया गेट की आधारशिला कब रखी गई थी? 1921 में इंडिया गेट की आधारशिला रखी गई थी। और इंडिया गेट कब राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था? तो 1931 में इंडिया गेट बनकर तैयार हो गया था और राष्ट्र को इसे समर्पित कर दिया गया था। एक और इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ली कार्बूजियर, ऑप्शन नंबर 1 ली कार्बूजियर, ये भी एक वास्तुकार है और ये जो है आपके चंडीगढ़ के वास्तुकार थे। चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे? ली कार्बूजियर। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ली कार्बूजियर, ध्यान में रखिएगा। चंडीगढ़ के वास्तुकार और एडविन लुटियंस दिल्ली के वास्तुकार। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या पूछा गया था, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिर का संग्रह है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट में शामिल है? ऑप्शन नंबर 2 एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप कहाँ है? ये आपका महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ये आपको पता होगा। लेकिन महाराष्ट्र के किस जगह में है तो ये पूछा जाता है। तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। कहाँ है? औरंगाबाद में है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं यूनेस्को की, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यूनेस्को में कब एलिफेंटा द्वीप जो है वो शामिल हुआ है? तो एलिफेंटा द्वीप यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट में कब शामिल हुआ है? 1987 में। एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो यूनेस्को में कब शामिल हुई है? तो 1987 में, ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं यूनेस्को की, तो यूनेस्को की स्थापना कब हुआ है? 16 नवंबर को। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है, ध्यान में रखिएगा इन सभी पॉइंट को। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 क्रॉस द्वीप, ये भी आपका मुंबई में है। क्रॉस द्वीप, खांडेरी द्वीप भी मुंबई में है, अब्बू द्वीप भी मुंबई में, ये सभी कहाँ है? मुंबई में। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर करिए। ये बहुत ही प्यारा सवाल है। क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा समुद्री बंदरगाह जो है वो हिंद महासागर में स्थित नहीं है? तो मनीला जो है वो हिंद महासागर में स्थित बंदरगाह नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह जो कि ये क्या है? समुद्री बंदरगाह है और ये भारत का दूसरा सबसे बिजिएस्ट बंदरगाह है। दूसरा सबसे व्यस्तम बंदरगाह है भारत का चेन्नई बंदरगाह, ध्यान में रखिएगा। और चेन्नई में और कौन कौन से बंदरगाह हैं जो तमिलनाडु में पड़ता है? एक है आपका तूतीकोरिन, ठीक है, तूतीकोरिन जो बंदरगाह है ये आपका कहाँ है? ये भी आपका तमिलनाडु में। एक और है आपका एन्नोर, कौन सा है? एन्नोर बंदरगाह, ये भी आपका तमिलनाडु में। तो इन दोनों को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर करिए। इसमें क्या पूछा गया है? इसरो का प्रस्तावित शुक्रयान मिशन कौन से ग्रह के अध्ययन के लिए है?
इसरो द्वारा, ध्यान में रखिएगा, किसके द्वारा, इसरो द्वारा एक प्रस्तावित मिशन है शुक्रयान, ठीक है, जो किससे संबंधित है, किस ग्रह के स्टडी से, अध्ययन से संबंधित है। तो जैसा कि नाम में ही स्पष्ट है शुक्रयान, तो कौन से ग्रह से संबंधित है, शुक्र ग्रह से संबंधित है। और ये जो शुक्रयान है वो फॉस्फीन की खोज करेगा जहां जीवन की संभावना को दर्शाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसरो की। तो इसरो की स्थापना कब हुई है, इसरो की स्थापना 15 अगस्त, कब, 15 अगस्त 1969 को, 1969 में इसरो की स्थापना हुई है। और इसके फाउंडर कौन थे, संस्थापक विक्रम साराभाई। आपको पता होगा विक्रम साराभाई जो है वो इसरो के कौन है, संस्थापक हैं। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा। और इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन वर्तमान में कौन है, एस सोमनाथ। एस सोमनाथ जो है वो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ है, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा, प्रश्न यहां से भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर करिए, यह भी बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें क्या पूछा गया है, ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे। तो आपको पता होगा कि ओलंपिक के खेल में जो ओलंपिक का लोगो है उसमें 5 रिंग है। कितना रिंग है, 5 रिंग है। कुछ इस प्रकार से है, मैं आपको दिखा देता हूं कि वो रिंग जो है वो किस प्रकार से है। कुछ इस प्रकार से वो 5 रिंग प्रदर्शित करते हैं और सभी एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार से 5 रिंग आपको ओलंपिक के लोगो में देखने को मिलता है। और ये जो 5 रिंग है, ठीक है, जिसमें 5 कलर हैं, जिसमें 5 कलर हैं। एग्जाम में यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि ओलंपिक में जो रिंग है उसमें कितने कलर हैं, तो 5 कलर के रिंग हैं। एक है आपका नीला, ठीक है, एक है आपका पीला, एक है आपका काला, एक है हरा और एक लाल है। ये 5 रिंग में कलर हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये जो रिंग है इसको सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो 1913 में ओलंपिक में रिंग को पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं ओलंपिक की, ठीक है। ओलंपिक खेल पहली बार कब हुआ था और कहां हुआ था। एग्जाम में यहां से प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि ओलंपिक पहली बार कब खेला गया था, 1896 में, ध्यान में रखिएगा। 1896 में पहला ओलंपिक गेम हुआ था और कहां हुआ था, एथेंस में हुआ था। कहां हुआ था, एथेंस में, ग्रीस की राजधानी एथेंस में पहली बार ओलंपिक खेला गया था 1896 में। तो इन सभी बातों को आप अच्छे से याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और वीडियो अगर यदि अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हम इस प्रश्न की। इसमें क्या पूछा गया है, स्क्रब टाइफस रोग एक प्रकार के कारण से होता है। तो स्क्रब टाइफस एक रोग है, एक डिजीज है। किसके कारण होता है, ये आपका जीवाणु के कारण होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें आदमी को बुखार आदि, सिर दर्द, ये सभी समस्याएं आती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, स्क्रब टाइफस एक जीवाणु से होने वाला डिजीज है, रोग है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसका आंसर करिए, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है और इसमें आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत सारे पॉइंट को मैं बताने वाला हूं। क्वेश्चन क्या है, अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे। तो आपको पता होगा कि महेश दास किसका वास्तविक नाम है, तो ये बीरबल का वास्तविक नाम है महेश दास, जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। अब हम बात करते हैं अकबर के बारे में, ठीक है। अकबर के बारे में बात करते हैं। अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा था, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो 1556 से, कब से, 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल रहा था। और अकबर के शासनकाल के समय ही दूसरी पानीपत का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1556 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1556 में हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर जीत गया और हेमू हार गया था, ठीक है। हेमू जो है वो हार गया था पानीपत के सेकेंड बैटल में। ये है अकबर की पहली कहानी। अब हम अकबर के कुछ और बातों को बताते हैं
कि इन्होंने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने कराया था। और अकबर ने ही 1569 में, कब? 1569 में फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बना लिया था। और यहाँ एक और पॉइंट याद रखिएगा कि फतेहपुर सीकरी में ही अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने कराया था। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। और इसने एक नया धर्म शुरू किया था। इसके बारे में आपको पता होगा कि अकबर ने एक नया धर्म शुरू किया था जिसका नाम क्या था? दीन ये इलाही। दीन ये इलाही किसने शुरू किया था? अकबर ने शुरू किया था। इसको भी ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि दीन ये इलाही धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अब हम बताते हैं कि अकबर का विवाह किससे हुआ था। आपको पता होगा अकबर का विवाह किससे हुआ था? जोधाबाई से हुआ था। जोधाबाई से अकबर का विवाह हुआ था। और जोधाबाई एक हिंदू राजकुमारी थी। जोधाबाई एक हिंदू राजकुमारी थी, आपको पता होगा, ठीक है। और हम इसमें बताते हैं कुछ और इसकी उपलब्धियां। 1568 में अकबर ने 1568 में चित्तौड़ के किले पर अपना कब्जा जमा लिया था। कौन से किले पर? चित्तौड़ के किले पर अकबर ने 1568 में अपना कब्जा जमा लिया था। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इन सभी पॉइंट को अब अच्छे से याद रखिएगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट अकबर के बारे में जो आपको याद रखना चाहिए, 1564, ठीक है, 1564 में जजिया कर को अकबर ने समाप्त कर दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जजिया कर को किसने समाप्त किया था? तो जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। ये सभी है अकबर के बारे में, आपको इन सभी को अच्छे से याद रखना चाहिए। और ये जो टोडरमल है, राजा मान सिंह है, तानसेन है, ये सभी अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। और यह सवाल आपका करंट अफेयर का, ठीक है, अभी इस सवाल का कोई महत्व नहीं है। इसमें पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है, ये पूछा गया था। तो डॉक्टर NS धर्मसक्तु को गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार दिया गया था फरवरी 2020 में। अभी इस सवाल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगला सवाल अब हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी आपका करंट अफेयर का सवाल है, अभी इसका कोई महत्व नहीं है। 2020 का नोबेल पुरस्कार से संबंधित सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 भी देखिए, ये भी आपका करंट अफेयर का सवाल है। 2020 में यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड किसे दिया गया था, ये आपसे पूछा गया था। जसबिंदर बिलन को दिया गया था। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी आपका करंट अफेयर का सवाल है। आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर से जरूर रहेंगे, इसलिए आप करंट अफेयर को अच्छे से पढ़िए, इसको आप हल्के में ना लें, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में इससे पूछे जाएंगे। अब हम इस सवाल की बात करते हैं, और ये भी आपका क्या है, करंट अफेयर का सवाल है, इसमें कुछ बात करने का है ही नहीं। 2016 का करंट अफेयर से सवाल पूछा गया। अगले सवाल पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ हम बताते हैं आपको इसमें क्या पूछा गया है। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था? तो आपको पता होगा कि शाह आलम द्वितीय, ये जो शाह आलम द्वितीय हैं, ये एक मुगल बादशाह थे, आपको पता होगा। और इन्होंने किस वर्ष, ठीक है, किस वर्ष बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन दोनों की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों के हाथों में सौंप दिया था, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो 1765 में सौंप दिया था शाह आलम द्वितीय ने। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगले सवाल पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसका आंसर करिए। इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी है? बिलियर्ड्स का खिलाड़ी कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो पंकज अडवाणी जो है ये बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं। अब हम बात करते हैं भक्ति शर्मा। भक्ति शर्मा किस चीज के खिलाड़ी हैं? ये जो है वो ओपन वाटर स्विमर है, ठीक है, ओपन वाटर स्विमर यानी तैराक हैं भक्ति शर्मा, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। खेल से संबंधित खिलाड़ियों के नाम पूछे जाते हैं। कृष्ण पाठक, कृष्ण पाठक जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो कृष्ण पाठक हॉकी खेल से संबंधित है। किस खेल से? हॉकी खेल से संबंधित है कृष्ण पाठक। दीपक पुनिया,
दीपक पुनिया किस खेल से संबंधित है? तो ये रेसलर हैं। कौन है? ये रेसलर हैं, ध्यान में रखिएगा, दीपक पुनिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंकज अडवाणी जो है वो बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पण से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो आप इस सवाल को इस तरीके से समझिए कि यदि दो समांतर दर्पण एक दूसरे के सामने हो तो प्रतिबिंब जो है वो अनंत बनेगा। आप पार्लर में जाते हैं, आपके सामने जो दर्पण रखा होता है उसके पीछे जो दर्पण रखा होता है उसमें आपका चेहरा प्रतिबिंब जो है वो कितना बनता है? अनंत बनता है। आप उसको काउंट नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से ये भी सवाल है, यदि प्रकाश को एक दूसरे के सामने रखे गए दर्पणों से परावर्तित किया जाता है तो प्रतिबिंब अनंत हो जाएंगे। ठीक है, अनंत ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही आंसर होगा। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानघर को की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। तो मोहनजोदड़ो में जो एक महान स्नानघर मिला था उसमें किस चीज का परत चढ़ाकर जलरोधी बना दिया गया? तो प्राकृतिक चारकोल, नेचुरल टार की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था महान स्नानघर को। अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो, ध्यान में रखिएगा। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? किसने इसको खोजा था? तो आर.डी. बनर्जी ने। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो आर.डी. बनर्जी द्वारा ये मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। और कब खोजा था? 1922 ईस्वी में। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी, ध्यान में रखिएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर करिए। ये भी आपका करंट अफेयर का सवाल है। दिसंबर 2020 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो इसको अभी याद रखने से कोई महत्व नहीं है। ठीक है, पार्थिव पटेल वैसे इसका आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर करिए। इसमें क्या पूछा गया है, भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? कौन सा मंदिर जो है वो भीमा देवी से संबंधित है और कहाँ ये स्थित है? तो ये आपका पिंजौर हरियाणा में स्थित है और ये भीमा देवी को समर्पित मंदिर है। अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर करिए। इसमें क्या पूछा गया है, अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। ये जो अधिवृक्क ग्रंथियां हैं वो मानव शरीर के कौन से अंग में स्थित है? तो इसमें आपका एक हिंट छिपा हुआ है, अगर नहीं जानते हैं तब भी इसका आंसर कर सकते हैं। अधिवृक्क, वृक्क लिखा हुआ है तो किस में ये है? वृक्क के अंग है। ठीक है, वृक्क मीन्स क्या होता है? किडनी। किडनी में ही अधिवृक्क ग्रंथियां स्थित है, ध्यान में रखिएगा। किडनी के अंग हैं और किडनी के ये शीर्ष स्थान पर स्थित होते हैं और ये त्रिकोणीय आकार के होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये जो अधिवृक्क ग्रंथियां हैं ये त्रिकोणीय आकार की होती है और ये किडनी के हिस्से हैं, अंग हैं। ठीक है, अगले सवाल पर अब हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? इसका आंसर करिए। भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था? बहुत ही अच्छा सवाल है। भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था? तो त्रिपुरा में। त्रिपुरा में माणिक्य वंश का शासन था, ध्यान में रखिएगा। और त्रिपुरा के वर्तमान में सीएम कौन है? इसी से संबंधित नाम है, मनिक साहा है। कौन है? मनिक साहा वर्तमान में त्रिपुरा के कौन है? सीएम है। ठीक है, और माणिक्य वंश जो है वो भी किससे संबंधित है? त्रिपुरा से संबंधित है। और त्रिपुरा के वर्तमान में गवर्नर कौन है? राज्यपाल कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य, नाम याद रखिएगा। सत्यदेव नारायण आर्य जो है वो त्रिपुरा के वर्तमान में गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। तो यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए आप इन दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या पूछा गया है और बहुत ही अच्छा सवाल है। विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो विश्व बैंक द्वारा एक मापदंड का प्रयोग किया जाता है जिसमें किसी भी देश में प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी है वो पता लगाया जाता है और विश्व बैंक द्वारा अपने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में जारी किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। किसकी? वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई है। 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? ठीक है, वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। याद रखिएगा, डेविड मालपास जो है वो वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है। इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसका आंसर करिए और सेशन को साथ में शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इसमें देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्री परिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। तो सिंपल इसमें पूछा गया है कि मंत्री परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल नंबर 74, आर्टिकल नंबर 74 में मंत्री परिषद का उल्लेख है। ये हो गया आपका पहला प्रश्न। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 54। आर्टिकल 54 में क्या है? ऑप्शन नंबर जो 2 में है आर्टिकल 54, इसमें क्या है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित है अनुच्छेद 54। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 में क्या है? राष्ट्रपति पद रिक्ति को भरने का निर्वाचन का समय इसमें उल्लेख है अनुच्छेद 62 में कि राष्ट्रपति का चुनाव कब होना है, अगर पद खाली है तो उसको कब भरना है। इन सभी बातों का उल्लेख अनुच्छेद 62 में है। ठीक है, और अनुच्छेद 81, इसमें एक याद रखिएगा, एक ट्रिक है। ठीक है, सरला। क्या है? सरला, इसको याद रखिएगा, इससे आपके 3 अनुच्छेद याद हो जाएंगे। कौन कौन सा? 79, 80 और 81। ठीक है, तो सा से हो गया क्या? संसद। संसद का उल्लेख किस में है? 79 में। रा से क्या हो गया? राज्यसभा। राज्यसभा का उल्लेख किस में है? 80 में। और ला से क्या हो गया? लोकसभा, और इसका उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 81 में। तो इन सभी पॉइंट को याद रख सकते हैं, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप जवाब आसानी से दे सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ये, बहुत सारा इसमें लाइन लिखा गया है, लेकिन इसको आराम से पढ़िए। इसमें क्या पूछा गया है? राज्यों की परिषद में कामकाज की प्रक्रिया और आचरण के किस नियम के तहत राज्यसभा के सभापति उपसभापति के पैनल में 6 सदस्यों को नामित करते हैं। ठीक है, जिनमें से एक सभापति और उपसभापति दोनों की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। आपको पता होगा कि राज्यसभा में 6 सदस्यों को नामित किया जाता है और उसको किस नियम के तहत नामित किया जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो राज्यसभा के नियम 8 से राज्यसभा में 6 सदस्यों को नामित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या है, और ये आपका है करंट अफेयर का सवाल। तो अभी तक आपको 6 क्वेश्चन मिल चुके हैं करंट अफेयर का, तो समझ सकते हैं कि करंट अफेयर का कितना महत्व है एग्जाम में। इसलिए आप करंट अफेयर को बिल्कुल इग्नोर ना करें, इसको अच्छे से तैयार करें। अगर आप बोलिएगा तो करंट अफेयर का स्पेशल MCQ क्लास में आपके लिए ला सकता हूं, लेकिन कमेंट करके आप बताइएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, और ये भी आपका क्या है? करंट अफेयर का सवाल है। तो क्वेश्चन कितना मिल गया? क्वेश्चन अभी तक आपको मिल गया 7 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से मिल गया। तो सोच सकते हैं कि 25 में से 7 क्वेश्चन जो करंट अफेयर से है, तो करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी
कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और रोज आपको रीजनिंग और मैथ का प्रीवियस ईयर का क्लास मिल रहा है, आप उसको जरूर देखिए। इससे आपका क्या होगा कि एग्जाम में कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि हम अच्छे से अपनी तैयारी को और कर सकें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।